नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग आप सभी की मांग पर इन्वायरमेंट शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सीधी बात नो बकवास के कंसेप्ट पर चलते हुए इसका आंसर करिए फटाफट। ये थोड़ा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये यहाँ पर ये दिया रहता है कि इस एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएसपी द्वारा 6 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है इन्वायरमेंट रिफर्स टू। तो इन्वायरमेंट किस चीज़ को रेफर करता है आपको बताना है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें नंबर आप क्वेश्चन पर ना जाइएगा। इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन है, नंबर आप क्वेश्चन पर ना जाइएगा, उससे आप कितना सीख रहे हैं उस पर जाइए, क्योंकि हम लोग ये इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखेंगे। ये नहीं कि केवल आंसर टिक करके आगे निकलना है। द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। तो इन्वायरमेंट ये रिफर करता है, चलिए, द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन बीइंग्स एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यही इन सब का ये जो यहाँ पर नाम दे दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया है, उसके लिए सम टोटल शब्द उपयोग कर दिया है। द इंटरैक्टिंग, ये भी सही है। द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरलिंक्ड, ये भी सही होगा। देखिए, मेनली चीज़ें यही हैं, इनको अलग अलग सम करते जा रहा है। देखिए, यहाँ पर सबका सम कर दिया है, यहाँ पर इनको ही ग्रुप में बांट दिया है। तो ये तीनों सही हैं। जब तीनों सही हैं तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यही इस बुक की खूबसूरती है। और अच्छा लगे तो आप इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, द वर्ड एनवायरमेंट इज derived from the French word environ, which means to encircle or surround. Environ. The environment is a very broad concept. ये बहुत broad concept है, ये नहीं कि narrow concept नहीं है। And involves everything that affects an organism during its lifetime. It is the totality of all social, biological, physical and chemical elements. It is the totality of social, biological, physical, chemical elements individually as well as collectively that compose nature and human-made surroundings. It refers to the total of conditions which surround man at a given point in space and time. देखिए, बहुत अच्छी वर्डिंग यूज की गई है। The environment is defined as the social, cultural and physical conditions that surround, affect and influence the survival, growth and development of people, animals or plants, as defined in the Environment Protection Act 1986। तो Environment Protection Act कब इनेक्ट हुआ था? 1986 में। तो इसमें जैसा कि डिफाइन किया गया है, Environment includes water, air and land and the interrelationship which exists among and between। देख रहे हैं ना, कितना बेहतरीन बेहतरीन वर्ड्स यूज किए गए हैं। वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग्स
अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉवर्टी। हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से बहुत कुछ अमृत की तरह निकला है जो आप समझे होंगे। तो अगर वीडियो मान ली कि आपको न समझ में आए, थोड़ा सा ये कि भाई जल्दी जल्दी किसी कोई वर्डिंग है तो वीडियो को बाद में क्या लाइव तो चल नहीं रहा है, आप वीडियो को पास करके अच्छे से देखिए, समझिए, रिवाइंड करके देखिए, समझिए, लेकिन समझिए, क्वेश्चन काउंट न करिए कि कितना क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से कौन रिलेटेड नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, ये जुड़ा हुआ है। लेकिन पावर्टी एलिविएशन ये इन्वायरमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, और जो नहीं जुड़ा है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एयर कंडीशनिंग ये भी जुड़ा हुआ है, यूज ऑफ पेपर बैग्स ये भी जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं, और ये पावर्टी एलिविएशन नहीं जुड़ा हुआ है। ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का क्वेश्चन है। यूडीए एलडीए को ही अब आरओ एआरओ कहते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ पेपर बैग्स हैव ए positive impact on the environment, while air conditioning has a negative impact on the environment as it affects the ozone layer. Poverty elevation has both positive and negative impact on the environment. Poverty elevation has both positive and negative impact on the environment. Alternatively, poverty is indirectly linked to the environment. Directly नहीं, कैसे, indirectly। तो directly देखना है, indirectly कैसे देखेंगे। indirectly तो बहुत चीज़ें related हैं। linked to the environment, whereas sustainable development, use of paper bags and air conditioning directly affect the environment. So if we consider the positive impact on the environment from poverty alleviation, option C 2 may be correct answer. तो पावर्टी एलिवेशन को मैंने यह कि बहुत ब्रॉड कंसेप्ट में लिंक नहीं करना है भाई, चार में से आपको एक चुनना भी तो है, चार ऑप्शन में से। तो जो तीन सीधे सीधे आपके आंसर दिख रहे हैं, तो चौथे को उसमें मैंने वो नहीं करना है। तो क्या कह रहा है, सो इफ वी कंसिडर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट फ्रॉम पावर्टी एलिवेशन, ऑप्शन सी मे बी द करेक्ट आंसर। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फटाफट आंसर करिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से था। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही देखे थे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड इन, कब इनैक्ट किया गया ये आपको बताना है। तो हम लोग देखे थे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में इनैक्ट किया गया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड इन 1986, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का एक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये देखिए, इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ इंडिया, तो ये जो है पूरे भारत में लागू है। इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ इंडिया, बहुत बार अगेन एंड अगेन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट।
when the Environment Protection Act for the Preservation and Protection of the Environment was passed by the Government of India। तो ये कब पास किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। वाज पास्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर पास्ट पूछा गया, लेकिन पास्ट एंड इनएक्टेड बोथ जो है 1986 में हुआ था, और यही आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए सीधे एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन जब दे दिया है तो हम लोग भी कहने के मुताबिक ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन लंबे लंबे थे, तो इसीलिए जब एक्सप्लेनेशन लंबे हो तो वहाँ से घबराइए मत, वहाँ से सीखिए, क्योंकि आगे एक्सप्लेनेशन ना के बराबर भी जहाँ पर जब बता देगा तो नहीं आपको बताएगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज पास्ड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो कब पास किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यूपीपीसीएस प्री 2014। यहाँ पर भी देखिए सीधे एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए फटाफट। इन्वायरमेंट इज ए कंपोजिट स्टेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी पूछा था कि इन्वायरमेंट रिफर्स टू, इन्वायरमेंट का डेफिनेशन, और यहाँ पर भी इन्वायरमेंट इज ए कंपोजिट स्टेट ऑफ, यहाँ पर भी आपसे वही पूछ रहा है कि इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों का कंपोजिट स्टेट है, ये आपको बताना है। तो देखिए अब ये है कि इसमें वर्डिंग जो है आप लोग पढ़िएगा, मान लीजिए कि हम लोग उसको फिर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। अब डिटेल में पढ़ने लगे तो एक क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो देखिए इन्वायरमेंट इज ए कंपोजिट स्टेट ऑफ बायोटिक फैक्टर, बात सही है, और फिजियोग्राफिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, ये तीनों शामिल हैं, तो इसीलिए ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये बिहार पीसीएस प्री 2011 का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट इज ए कंपोजिट स्टेट ऑफ बायोटिक, एबायोटिक एंड फिजियोग्राफिकल फैक्टर्स। कितने अच्छे वर्डिंग्स हैं, देख करके मन खुश हो जा रहा है, आनंद लीजिए इसमें। देखिए द इन्वायरमेंट में बी डिवाइडेड into biotic and abiotic environments. The biotic environment is made up of biotic factors, that is all living things in the environment. The abiotic or physical environment is made up of all physical फैक्टर्स। एबायोटिक के बारे में कह रहा है, एबायोटिक दैट अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल टेम्परेचर, ये एबायोटिक में आते हैं, जो लिविंग नहीं होते हैं, दैट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल क्या है, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर। तो मेनली जो है इन्वायरमेंट में भी डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए फटाफट। लाइव चलता था उस समय, टाइमर लगा रहता था और अच्छा लगता था, लेकिन इस समय टाइमर इसमें सेट नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई से मतलब है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is a matter of intergenerational sensibility in respect of the use of। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है से आप क्या समझते हैं बताइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ,
किस किस चीज़ के बारे में बताइए। तो मेनली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज की बात करता है। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यूपीपीसीएस प्री 2012 के क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेन करना, ऐसा नहीं कि आपको पैसा मिले और आप माने कि महीने भर का पैसा जो है दो दिन में खर्च कर दें। और आइए देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो दोस्तों कभी कभी टेक्निकल ये थोड़ा सा अदर चीज़ें प्रेस हो गई हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए यूपीपीसीएस प्री 2012 के क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज emphasized by the United Nations Conference on Environment and Development UNCED, which defined it as development that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs। कितना बेहतरीन बात है कि आप जो है किसी चीज़ का उतना ही उपयोग करिए जिससे फ्यूचर जनरेशन में दूसरे की नीड्स कंप्रोमाइज ना हो। विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट दियर नीड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी in respect of the use of natural resources. The main objective of sustainable development is the just and prudent use of natural resources. It is conservation and proper management. This term was explained in the WCED World Commission on Environment and Development report of 1987 titled Our Common Future. Sustainable development was fully supported in the Agenda 21 Rio Declaration. Sustainable development was fully supported in the Agenda 21 Rio Declaration declared in Earth Summit held in 1992. Earth Summit held in 1992. तो besides sustainable development was a prominent issue of Johannesburg Summit 2002. Notably, the United Nations has identified 17 Sustainable Development Goals (SDG) which have to be realized by 2030. A Sustainable Development Index has also been initiated to measure the progress made by different nations in the direction of achieving these goals. Importantly, India ranked, ये जो है 2018 का दिया है, हम लोग लेटेस्ट देखेंगे। देखिए ये 2018 का दिया था, हम लोग लेटेस्ट देखेंगे, इसको आप लोग ध्यान न दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग की जानकारी के लिए मैं लेटेस्ट वाले को इंक्लूड कर दिया हूँ।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ये 2018 दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन हम लोग 18 नहीं लेटेस्ट वाला देखेंगे ताकि हमको याद रहे, तो सही याद रहे। और ये इंडिया के टॉप 3 दे दिया है और इंडिया के नेबर कंट्रीज का दिया हुआ है। तो चलिए, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 मैंने गोल्स रखा गया, 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। तो इसमें जो है, इसको याद रखिए, मेंस का राइटिंग लिखने में बहुत ये हेल्प करता है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग्स, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequalities। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो ये 17 दिया हुआ है। देखिए, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, आप इसको देख लेंगे, 17 कम से कम दिमाग में रहना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, देखिए ये बना फिगर भी बनाया हुआ है, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो ये 17 गोल्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी के आधार पर मेजर किए जाते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इसमें जो है ये कलर काम नहीं करता, ये काम करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 14 जून 2021 की न्यूज है। देखिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000 प्रेजेंट द एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड फॉर ऑल यूएन मेंबर स्टेट, आउटलाइन द शॉर्ट टर्म। It was prepared by teams of independent experts at the Sustainable Development Solution Network SDSN, Sustainable Development Solution Network and the स्टीम, देख लीजिए, सब देख लीजिए। तो कहने का मतलब कि एक्सप्लोर द SDR 2000 डैशबोर्ड। चलिए यहाँ पर हम डैशबोर्ड का हेल्प लेकर के आप बताएंगे। देखिए, रैंकिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 193 यूएन मेंबर स्टेट। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये 100 स्कोर में से किया जाता है। कंट्रीज आर रैंक्ड बाय दियर ओवरऑल स्कोर मेजर ए कंट्री टोटल प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग ऑल 17 SDG। अगर आप ये 17 SDG जो हम लोग देखे हैं उनको आप स्कोर अचीव कर लेते हैं तो आपको 100 का स्कोर मिलेगा। द स्कोर कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ SDG, बीइंग ए स्कोर ऑफ 100 इंडिकेट दैट ऑल SDG हैव बीन अचीव्ड। चलिए, तो ये देखिए, ये है 2021 की, जिसका हमें इंतज़ार था। तो ये क्या है, फिनलैंड जो है फर्स्ट रैंक पर है 85.90 स्कोर के साथ। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये फर्स्ट 3 है। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये फर्स्ट 3 है। और इनमें देखिए थोड़ा थोड़ा का अंतर है। उसके बाद जर्मनी है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, नॉर्वे है, फ्रांस है, स्लोवेनिया है, एस्टोनिया है। ये टॉप 10 को मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि एक आजकल के देखा जा रहा है कि एक ट्रेंड चल रहा है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है कि इनमें से कौन टॉप 5 में नहीं है, कौन टॉप 10 में नहीं है या है, इस प्रकार के। तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, FSD, थोड़ा सा कोडिंग बनाते रहे इस तरह से ताकि याद रहे। FSD, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के टॉप 3 हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और ये देखिए ये इंडिया के नेबरिंग कंट्री है। तो अच्छा, इंडिया अगले स्लाइड पर आएगा।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे इंडिया जो है 120 रैंक पर है, और पाकिस्तान से तो ऊपर है। पाकिस्तान 129 हो गया, बांग्लादेश से नीचे है। देखिए हम लोग बांग्लादेश से भी नीचे हैं, और म्यांमार से भी नीचे हैं, नेपाल से भी नीचे हैं। नेपाल का भी देख रहे हैं कि 96 रैंक है। तो जिसकी जितनी कम रैंक ज़्यादा स्कोर। तो इसी प्रकार से फर्स्ट रैंक वाले का, जिससे मैंने फर्स्ट रैंक वाले का ये नहीं कि 100 स्कोर आ जाएगा। ऐसा नहीं ना कि क्लास का टॉपर जो है 100 में से 100 स्कोर कर ले। भाई टॉपर मान ली कि जितना स्कोर करेगा उसको, सबसे ज़्यादा जो स्कोर करेगा उसको टॉपर मान लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इंडिया की 120 रैंक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए जिस प्रकार से वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, उसी प्रकार से भारत अपने राज्यों में नीति आयोग को ये जिम्मेदारी दिया है कि आप अपने राज्यों का आकलन करिए कि आपके राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने या उसके कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कितने आसपास। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 केरला रिटर्न्स टॉप रैंक, बिहार अगेन वर्स्ट परफॉर्मर। तो केरला जो है टॉप पर है, और बिहार जो है क्या है, सबसे बॉटम पर है। और ये आपको याद करने के लिए केरला और बिहार ये आपको लगा दिया गया, समझ रहे हैं। पिनाराई विजयन जी हैं, देखिए फाइल फोटो आप केरला सीएम पिनाराई विजयन एंड बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। केरला हैज टॉप एसडीजी इंडेक्स लिस्ट, बिहार इज बॉटम। थोड़ा सा आपको याद रहे कि केरला टॉप पर है और बिहार जो है बॉटम पर है। चलिए, तो ये वही है न्यू दिल्ली। देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। द थर्ड एडिशन नीति केरला with the score of 75 once again returned top of spot, while Bihar 52 remains bottom of the list is second position and by two states Himachal Pradesh and तमिलनाडु। सेकेंड पोजीशन पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये भी दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लिस्ट में एसडीजी में अच्छे रैंक पर हैं, क्योंकि टॉप से बस नीचे हैं। एट द बॉटम ऑफ द टेबल वेयर बिहार, झारखंड, असम 57 पॉइंट्स। तो असम भी एसडीजी में अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उधर सब आसफा उस्फा लगा रहता है हमेशा। हियर इज ए क्विक लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट। इंडिया आज ओवरऑल स्कोर 66 पॉइंट्स, अप 6 पॉइंट फ्रॉम द लास्ट ईयर। इंडिया का ओवरऑल स्कोर जो है अगर एसडीजी में नीति आयोग के अनुसार देखा जाए तो 66 है, जो पिछले साल से 6 ज़्यादा है। तो पिछले साल कितना रहा होगा, 60 रहा होगा, तभी तो इस बार ऐसे हुआ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो याद रखिए थोड़ा सा, एक लुक है केरला और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु देख लीजिए कि दोनों 74 पॉइंट्स के साथ हैं, ठीक ना। इंडिया जो है 66 पॉइंट। स्टेट्स एट द बॉटम ऑफ द टेबल बिहार, झारखंड, असम। तो केरला जो है टॉप परफॉर्मर है, और सब देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक लुक लेना था कि ताकि 2021 वाला कैसे काम कर रहा है, ताकि देखिए आराम से पढ़िए, सारगर्भित पढ़िए। चलिए, टॉप परफॉर्मर यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। टॉप गेनर्स, गेन का मतलब अपने पोजीशन में गेन करने वाला, मिजोरम 12 पॉइंट्स गेन किया। हरियाणा जो है 10 पॉइंट्स गेन किया है। उत्तराखंड जो है 8 पॉइंट्स गेन किया है दोस्तों। और न्यू फ्रंट रनर्स स्कोर बिटवीन इतना एंड इतना। चलिए हटाइए सब, देख लीजिएगा। तो एज पर द रिपोर्ट तमिलनाडु एंड दिल्ली हैव डन वेल ऑन इम्प्रूविंग पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो तमिलनाडु और दिल्ली जो है इंडिविजुअल्स की पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव करने पर वर्क किए हैं। और गुजरात एंड दिल्ली हैव गिवन बेस्ट, दिल्ली दोनों जगह पर है। देखिए वही मैं देख रहा था, तमिलनाडु एंड दिल्ली हैव डन
well on improving per capita income. Gujarat and Delhi have given best performance in health sector. तो चलिए, while केरला एंड चंडीगढ़ हैव डन वेल इन एजुकेशन. ये तो ये बताया कि कौन कौन बढ़िया किस किस सेक्टर में किया है. तमिलनाडु दिल्ली इनकम, गुजरात दिल्ली हेल्थ सेक्टर, केरला चंडीगढ़ एजुकेशन. तो ये दोस्तों 7th नंबर का क्वेश्चन ख़त्म हुआ और हम लोग आ गए 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं. फिर सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट sacrificing people's comfort in present is the definition of which of the following. वही जो SDG का डेफिनेशन है. तो बताइए क्या कह रहा है. डेफिनेशन ऑफ which of the following concepts: saving energy and other resources for the future without sacrificing people's comfort in the present is the definition of which of the following concepts. ये किसका है बताइए दोस्तों, किस चीज़ का डेफिनेशन है. तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. UPPCS प्री 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों. चलिए और आगे चलते हैं. SDG को आप अच्छे से समझ चुके हैं. SDG में ये होता है कि वर्तमान में आप रिसोर्सेज का ऐसे प्रयोग करिए ताकि वो फ्यूचर को भी, फ्यूचर जनरेशन्स को इफेक्ट ना करे. आपके फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हो, आपके फ्यूचर जनरेशन्स की बात कर रहा है. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं. डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ. तो ये किसका इनिशिएटिव बताइए. यूनाइटेड नेशंस है. अब देखें कि 193 जो कंट्रीज हैं यूएन की सभी भाग पार्ट्स कर रहे थे. डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ. ये किसका इनिशिएटिव है. तो यूनाइटेड नेशंस का है. UPPCS प्री 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों. चलिए और आगे चलते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी is a form of energy that is not the cause of pollution nor has its adverse effect on natural resources. Renewable energy आप जानते हैं रिन्यूएबल का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है. सस्टेनेबल एनर्जी इज द 7th गोल ऑफ 17 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स with a call to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all by 2030. Sustainable Energy for All initiative act in support of the decade 14 से 24 decade of sustainable energy for all as declared by the UN General Assembly. तो 2014 से 24 तक ये सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड डिक्लेयर किया गया दोस्तों. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों. और क्वेश्चन नंबर 10 बताइए. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. आप सभी लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून. झारखंड PCS प्री, उत्तराखंड लोअर 2010. चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून एवरी ईयर. इंडिया इज द global host of 2018 World Environment Day with Beat Plastic Pollution a theme of this year edition. तो हर साल जो है इन्वायरमेंट डे पर जो उस साल का जो थीम होता है उसको आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछता है. बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन दोस्तों. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है
5 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर। और यहाँ पर दिया है कि 2018 का जो ये थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये थीम बार पूछा जाता है तो हर साल का अलग अलग होता है। तो इसी तरह से 2021 का क्या थीम है ये भी यहाँ पर याद रख लीजिए। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है 2021 का ये थीम है। मान लें कि ये हर साल तो 5 जून को ही मनाया जाएगा, लेकिन इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है? ए कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नेचुरल देखना है। ए कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए नेचुरल में फॉरेस्ट भी आता है, वाटर भी आता है, मिनरल भी आता है, लेकिन रोड जो है नेचुरल में नहीं आते हैं। और इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यूपीपीसीएस प्री 2012 का एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर पूछा है कंट्री नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेचुरल कैपिटल इंक्लूड्स ऑल रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, दोनों रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल दोनों इंक्लूड होते हैं। इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। इन अदर वर्ड्स ओनली दोज रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय नेचर without any human interference can be deemed natural capital, hence roads cannot be included in the country's natural capital। तो अब आप समझ चुके होंगे only those resources which are created by nature without any human interference can be deemed नेचुरल कैपिटल। आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज इन एक्सहॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। तो जो न समाप्त होने वाले हैं कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, रेन, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी भी इन एक्सहॉस्टिबल में आ रहा है, इन एक्सहॉस्टिबल। और देखिए एक्सहॉस्टिबल में तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो प्रकार के हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग जो है इन एक्सहॉस्टिबल जो भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं वो लगभग कैसे हैं? नेचुरल ही हैं। तो यहाँ पर देखिए रिन्यूएबल में फॉरेस्ट, पास्चर, वाटर सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, वाइल्ड एनिमल, सॉयल। और नॉन रिन्यूएबल को ये दो में डिवाइड किए हैं। किस में? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में कौन से हैं? बायोटिक स्पेसीज। और एबायोटिक में पेट्रोल। तो देखिए ये नॉन रिन्यूएबल आप जानते ही हैं कि ये ख़त्म होने के संभावना इनकी भविष्य में। पेट्रोल, कोल, गैस, जिप्सम, मेटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये रहा, ये बहुत ही सारगर्भित फोटो है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर करिए फटाफट। देखिए कितनी बार पूछा गया है, आप इसको देख लीजिएगा, मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। दी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आप सभी जानते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, 5 जून। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एबव क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलिए
what is the theme for what is the theme for वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018? और ये UPROARO 2017 में पूछा गया है। तो हमें 2018 का क्यों याद करना, हम याद करेंगे 2021 का इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अभी मैं इसमें बताया भी हूँ आपको, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो ये होगा। तो वैसे 2021 का भी आंसर हम लोग देख लेंगे। 2018 का बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। लेकिन हमें 2021 का याद रखना है, ताकि हम लोग अब तो एग्जाम तो फ्यूचर में देंगे, 21 में देंगे, 22 में देंगे, तो उसके अनुसार ये पूछा जाएगा। इंडिया वाज द ग्लोबल होस्ट of 2018 World Environment Day 5th June. The theme of this year's edition was Beat Plastic Pollution. इंडिया होस्ट था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, तो मैं ये स्लाइड ले ली हूँ आप लोग के लिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021, और ये क्या है, थीम क्या है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। लाइए थोड़ा सा तब कलर चेंज करें थोड़ा सा, तभी समझ में आएगा। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ये जो है 2021 की ये थीम है। देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2021 थीम इज इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ए ग्लोबल मिशन टू रिवाइव बिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू farmlands, from forest to farmlands, from top of mountains to the depth of sea। तो ये जो है बहुत अच्छा वर्ड्स लिखे हैं। देखिए क्या लिखा है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2021 थीम इज इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ए ग्लोबल मिशन टू रिवाइव बिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू farmlands, from top of mountains to depth of the sea। बहुत अच्छे वर्डिंग्स थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इसका आंसर करिए फटाफट, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से परीक्षा में आपको समय मिलता है। द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन, तो सोलर रेडिएशन अर्थात सन का मेन रोल इसमें से किस में है, यूपी लोअर और पीसीएस दोनों में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि मेन रोल जो है सोलर रेडिएशन अर्थात सन का किस में है। तो सोलर रेडिएशन का मेन रोल जो है आप जानते हैं कि वाटर साइकिल में। कैसे, अरे ये समुद्र हो गया, ये पेड़ पौधे हो गए, ये बारिश झमझमा के हो गई, ऐसे समझ रहे हैं ना। तो पानी गर्म होना, टन टन टन, ये जो वाटर साइकिल है आप सभी जानते हैं। तो वाटर साइकिल में जो है सोलर रेडिएशन का मेन रोल होता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है। द वाटर साइकिल इज ड्राइवन प्राइमरली बाय द एनर्जी फ्रॉम द सन। दिस सोलर radiation drives the cycle by evaporating water from the oceans, lakes, rivers and even the soil। तो वही कह रहा है कि दिस सोलर रेडिएशन ड्राइव्स द साइकिल बाय evaporating water from ocean, lakes, rivers and even the soil। It forms water vapor and clouds where water droplets eventually gain enough mass to fall back to earth। The water cycle is essentially a closed system। कैसा सिस्टम है, closed system, meaning that the volume of water that is in the hydrosphere today is the same amount
of water that has always been present in the earth system, प्रेजेंट इन द अर्थ सिस्टम। तो ये ऐसा मत समझिए कि बारिश ज़्यादा हो गई तो धरती पर पानी ज़्यादा आ गया, ऐसा नहीं। बस ये कि वो नदियों, तालाबों और ओशंस में से आपके ग्राउंड पर आ जाता है पानी। तो ये है, वही कह रहा है कि द वाटर साइकिल इज essentially a closed system, meaning that the volume of water that is the hydrosphere today is the same amount of water that has always been present in the earth system। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। शुरुआत किया गया आज। The National Environmental Engineering Research Institute is situated at, नीरी इसको कहते हैं, नीरी। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो ये कहाँ पर नीरी स्थित है बच्चों? दोस्तों नागपुर में। और ये भी देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज ए रिसर्च इंस्टीट्यूट क्रिएटेड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It was established in Nagpur in 1958 as Central Public Health Engineering Research Institute with focus on water supply, sewage disposal, and related diseases, and to some extent on control of industrial pollution. NEERI is a pioneering laboratory in the field of environmental science and engineering and part of the Council of Scientific and Industrial Research CSIR. NEERI have 5 zonal laboratories at Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata and Mumbai. NEERI falls under the Ministry of Science and टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है नीरी का हिस्ट्री। तो इसको देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज ख़त्म करने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह से अपडेट बने रहें। चलिए धन्यवाद। एक और कंसेप्ट दिमाग में आ रहा था दोस्तों कि मैं आपको शुरू से सभी क्वेश्चन एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज कराने का मतलब कि एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इन्वायरमेंट रिफर्स टू। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन ही देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो इसको देख लीजिए, पावर्टी एलिवेशन था इसका। और थर्ड क्वेश्चन था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1986, व्हेन, ये भी 1986 है। 1986 एनवायरमेंट इज ए कंपोजिट स्टेट ऑफ, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, बायोटिक, एबायोटिक, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसमें क्या आएगा? नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर SDG में देखिए 17 गोल्स बताए गए हैं और इसको आपको अचीव करना होता है। और इसमें 100 पर स्कोरिंग होती है, और जो 100 स्कोर कर लिया इसका मतलब को सभी गोल्स को अचीव कर लिया। लेकिन आज तक कोई 100 गोल अचीव नहीं किया। जो फर्स्ट रैंकर है फिनलैंड, फिनलैंड भी 85.90 पर अटका हुआ है। FSD फिसड्डी
ठीक ना। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और इंडिया का था 120। ये लोग आप लोग देख लेंगे। चलिए, और नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया, उसमें 2021 केरला टॉप और बिहार आप देख रहे थे। चलिए सब देख लेंगे। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर हिमाचल एंड तमिलनाडु दोनों हैं, और बिहार बॉटम पर था। बिहार के साथ साथ झारखंड और असम भी उसी लाइन में है, निचली वाली इस लाइन में। और यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। टॉप गेनर्स मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड। और ये देखिए तमिलनाडु, दिल्ली। पर कैपिटा इनकम गुजरात, दिल्ली। हेल्थ सेक्टर केरला, चंडीगढ़। हैव डन वेल इन एजुकेशन। यहाँ पर देखिए सेविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए, डिकेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस, डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी है ये ना, सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहा है यूनाइटेड नेशंस होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एनवायरनमेंट डे 5 जून। नेचुरल कैपिटल इंक्लूड एक्सेप्ट, तो ये सब आप लोग देख लेंगे। एनवायरनमेंट डे 5 जून। यहाँ पर बीट पॉल्यूशन हुआ था 2019 का, और 2021 का इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ये आपको याद रखना क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन वाला जो है 2021, ये देखिए वाइट पेपर है और इस पर पीले से लिख रहा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और देखिए द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन वाटर साइकिल, अभी देखा गया है जस्ट नीरी, नागपुर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।